दोस्तों आज हम इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो ही इंडिया की जुडिशरी, यानी इंडिया की जुडिशरी या जो कोर्ट सिस्टम है, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। आज के इस क्लिप के अंदर हम इंडिया की जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे बात करेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की जुडिशरी है उसका एपेक्स कोर्ट है, यानी सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटीज पे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन पे बात करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है और किन हालात में उनको रिमूव किया जाता है। आज हमारा मौजूद बहस ये सारी चीजें रहेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी लड़ी गई थी, और उसमें बैटल ऑफ पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनको शिकस्त हो गई थी। अब नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो इंपॉर्टेंट राइट्स आ जाते हैं। सबसे पहले दीवानी राइट्स और फिर सिविल राइट्स। दोस्तों दीवानी राइट्स रेवेन्यू कलेक्शन करने के राइट को कहते हैं, यानी वो इख्तियार जिसके थ्रू किसी के पास ये पावर हो कि वो टैक्स कलेक्ट करे, उसको कहते हैं दीवानी राइट्स। तो इस बैटल ऑफ पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स भी आ गए और सिविल राइट्स भी आ गए। अब दीवानी राइट्स और सिविल राइट्स के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये महसूस करती है कि उनके पास कोई एक यूनिफॉर्म सा और एफिशिएंट सा तेज सा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो दीवानी राइट्स को भी एक्सरसाइज कर सके और सिविल राइट्स को भी एक्सरसाइज कर सके। अब इस मकसद के लिए आके 1772 को वारेन हेस्टिंग ने एक जुडिशियल प्लान दिया। दोस्तों याद रहे ये इंडिया का सबसे पहला जुडिशियल प्लान था जो 1772 को वारेन हेस्टिंग ने दिया था। अब उसके बाद फिर 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ये हम बात प्री इंडिपेंडेंस की कर रहे हैं, ब्रिटिश एरा की, तो ब्रिटिश एरा में सबसे पहले 1773 में सुप्रीम कोर्ट क्रिएट हुआ कलकत्ता में, और इसे क्रिएट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये फिर वक्त के साथ चलते चलते आपको पता है 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट ख़त्म होती है और फिर डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है। अब ब्रिटिश के कंट्रोल में रहने के बाद 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में उसको शिफ्ट किया दिल्ली में, और नया नाम रखा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यूं जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था ब्रिटिश एरा में, वो 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्रिएट किया गया था, और ये दिल्ली में बनाया गया। और इसी एक्ट के थ्रू आपको पता है कलकत्ता से दिल्ली में कैपिटल को भी शिफ्ट किया गया था। अब जरा पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, या हम देखें 1947 के बाद। तो इंडिया का जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हो, ये क्रिएट हुआ 28 जून 1950 को। आई एम सॉरी, ये 28 जनवरी है। आई एम रियली सॉरी, इट्स 28 जनवरी 1950, ये जून नहीं। यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था 1950 को, तो ओरिजिनली उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस होते थे। और अभी जो है ना मौजूदा
आज की अगर हम बात करें 2023 की, तो इस वक्त करंटली एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस हैं। और ये जो नंबर है या ये जो प्रोसेस है, नंबर्स का प्रोसेस, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124(1) के तहत हम बता रहे हैं। यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 1 के मुताबिक इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस और 33 दीगर जजेस होते हैं। अब जरा बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। ये इस चीज को देखते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट ना कर सके, कोई ऐसा लॉ ना बने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो, या कोई भी ऐसा काम ना हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो। तो ये इस बात की गारंटी देते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के महाफिज हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, गार्डियंस हैं। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, ये गारंटर है और प्रोटेक्टर है किस चीज का? फंडामेंटल राइट्स का। तो सुप्रीम कोर्ट गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट सोल अथॉरिटी है कुछ डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर स्टेट्स के दरमियान में कोई मसला हो पंजाब और हरियाणा के दरमियान, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दरमियान, या हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दरमियान कोई इशू बन जाए, तो उस इशू को हल करना ये जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और अगर इसके अलावा सेंटर और स्टेट के दरमियान कोई इशू बन जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के दरमियान इशू बन जाए, तो इसको हल करने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की होती है। उसके अलावा जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, यानी वाइस प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए और उसके ऊपर कोई दूसरी पार्टी आके इल्ज़ाम लगा दे कि भाई इसमें रिगिंग हो गई है या कुछ भी ऐसा, यानी किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट हो जाए, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस डिस्प्यूट को सोल्व करना, इस डिस्प्यूट को हल करने की जो जिम्मेदारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यानी अगर कोई फैसला आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हुआ है जिस पे आप एग्री नहीं करते हो, आप समझते हो कि आपको इंसाफ नहीं मिल चुका है, तो आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे, हाईएस्ट लेवल पे अपील के तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हो। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए इंडिया के अंदर सबसे पहले ये कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, उसे एक इंडियन होना चाहिए, और एज 65 से कम होना चाहिए। एक बात याद रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम कोई एज नहीं दी गई है, जो मैक्सिमम एज दी गई है वो 65 है। यानी 65 इयर्स के एज में तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, मिनिमम कोई एज नहीं है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप 5 साल 5 इयर्स किसी हाई कोर्ट के जज रहना चाहिए, यानी एटलीस्ट 5 इयर्स आप किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट या उसी के लेवल के कोर्ट के जज रहे हों, या फिर हाई कोर्ट में आपने 10 इयर्स तक आपने वकालत किया हो, 10 इयर्स तक आप एडवोकेट रहे हों, तो फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन हमने देखा वो क्या, कि दैट यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, बिलो 65, 5 इयर्स हाई कोर्ट जज, और 10 इयर्स एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो ये कंडीशंस अगर आपके पूरे होते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो।
इसके अलावा एक फिर और कंडीशन वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये समझता है कि ये बंदा एक वेल नोन डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो अब अगली कंडीशन फिर आ गई, तो यानी 65 ईयर्स से कम हो एज, इंडिया के सिटीजन हो, या फिर अगर आपको प्रेसिडेंट महसूस करता है कि यार ये बंदा एक वेल नोन एक डिस्टिंग्विश्ड सा ज्यूरिस्ट है जो लॉ के बारे में बहुत कुछ जानता है, एक्सटेंसिव नॉलेज रखता है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। फिर उसके बाद जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे अपॉइंट करने की जो मजाज अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वो अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकती है। और अब एक मर्तबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो उसके बाद जो दूसरे जजेस होंगे, टोटल कितने होते थे फर्स्ट स्लाइड में हमने बताया था 33 जजेस, उन 33 जजेस को या फिर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट बाउंड होगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मशवरा लेके कंसल्ट करके फिर अपॉइंट करे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जज हैं वो और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन विथ कंसल्टेंसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कैसे किया जाए? ऐसा तो नहीं ना कि एक दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ तो वो डंडा लेके जिसके सर पे मारे जो भी करे चलता जाए, ऐसा नहीं, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने के प्रोसेस ज़रा मुश्किल है। वो ये कि सबसे पहले ये कि चीफ जस्टिस को एक ही शख्स रिमूव कर सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द यूनियन, पूरे इंडिया का सरबराह होता है, तो इनके ऑर्डर्स पे चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है। और ये कब ऑर्डर कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट जब जी में आया ऑर्डर कर दिया कि जी चीफ जस्टिस को रिमूव करो, नहीं, ऐसा भी नहीं। उनको रिमूव करने के लिए कुछ ग्राउंड सेट हैं। वो सबसे पहले ये कि अगर ये महसूस किया जाता है कि चीफ जस्टिस मिसबिहेव कर रहे हैं, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस को अगर ये किसी भी स्टेज पे महसूस किया जाता है कि यार ये इनकेपेबल है, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि एज ए चीफ जस्टिस अपना रोल अदा कर सके, तो भी इनको रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बात किया, उनकी हिस्ट्री पे बात किया, यानी सबसे पहले ये ब्रिटिश दौर से आगाज़ हुआ, फिर किस तरह से फेडरल कोर्ट क्रिएट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ, फिर उनके अंदर जजेस का क्या को अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या है, उनके इख्तियारात क्या हैं, और उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है और कौन कर सकता है। उम्मीद है आपको ये क्लिप देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।